और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि जैसा नजारा आज यहाँ रेवाड़ी में एक छोटी सी पहल कि आज भारतीय कबीरा वर्ग पार्टी का पदाधिकारी आकर के अपनी हाजिरी दे रहा है। भारतीय कबीरा वर्ग पार्टी का पदाधिकारी आकर के बता रहा है, खड़ा होकर के मैं जिला का अध्यक्ष हूं, मैं जिला का उपाध्यक्ष हूं, मैं जिला का महासचिव हूं, सचिव हूं, कैशियर हूं। ये तमाम आप लोगों ने यहाँ आप लोगों के बीच में ही सबने खड़े होकर के यहाँ पे सर्व समाज बैठा है। यहाँ पर आपके मंच में सतीश राजपूत बैठे हैं, आपके बीच में राव साहब बैठे हैं, आपके बीच में बैकवर्ड बैठा है, शेड्यूल कास्ट बैठा है, आपके बीच में पंजाबी बैठा है और वो खड़ा होकर के अपनी हाजिरी लगा रहा है। तो मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि जैसा नजारा आज रेवाड़ी के अंदर है, हरियाणा के 22 जिलों के अंदर ऐसे हाजिरी और समय कितना हुआ? समय मात्र 1.5 साल, 1.5 साल अभी बाकी है। तो जब 1.5 साल में हाजिरियां लग रही है तो निश्चित तौर पर जो नीरज जाटव जी आप लोगों के बीच में बात रख रहे थे कि 2024 में आप लोगों की सरकार बनेगी, ये आप मान कर, क्योंकि एक आदमी एक बात होती है, 2 आदमी 2 बात होती है और 100 आदमी 100 बात। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज की इस बैठक में आप तमाम तीनों विधानसभाओं से, बल्कि आदरणीय सैन साहब ने कहा कि कटौती से भी हमारे विनोद भाई और उनकी टीम आई है, जिला गुड़गांव के अध्यक्ष भी यहाँ बैठे हैं, ये भी शामिल हुए, क्योंकि अभी ना जड़थल में गुजर खाई थी तो ये भी अपने सगे संबंधी होने के नाते वहां आए। तो तीनों विधानसभाओं के पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो मैं आप सबका यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आज की मीटिंग के अध्यक्ष साहब बहुत ही सम्मानित हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष कृष्ण जांगड़ा जी, जो इस पार्टी की आन है, शान है, इस पार्टी की जान है, जो दिन रात पूरे हरियाणा के अंदर, चाहे तो वो यमुनानगर हो, चाहे वो मेवात हो, चाहे हिसार और सिरसा हो। कल रात को 1:30 बजे हम लोग आए हैं, कार्यकारिणी की बैठक थी वहां हिसार के अंदर भी, लाइव मेरा मोबाइल चला है, आप सब साथियों ने देखा होगा। तो हिसार के अंदर भी ऐसे हाजिरियां लग रही और आज हम यहां से निकल जाएंगे तावड़ू, तावड़ू के बाद गुड़गांवा और गुड़गांवा से जाकर के फिर रोहतक रुकने का काम करेंगे और सुबह 7 बजे फिर सीधा मोरनी हिल जानते हो, पंचकुला विधानसभा का वो हिस्सा जहां से हिमाचल प्रदेश शुरू हो जाता है। वहां भी आप ही की तरह लोग बात कटकटी लगा करके इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब और प्रीतम जांगड़ा आएंगे और पार्टी की क्या नीतियां बता करके उस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो बुजुर्ग और नौजवान साथियों, ये सब आप लोगों की ताकत है। तो मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों को हाजिर नाजिर मानते हुए मैं समय कम लूंगा, क्योंकि गर्मी भी ज्यादा है, आप सब साथी काफी समय से बैठे हैं। तो ये जो तमाम बातें नीरज भाई ने रखी कि पार्टी बनाने का फैसला क्यों लिया, ये बार बार मैं इसलिए दोहराता हूं कि आप लोग भी इस बात को सीख जाएं। जब कोई साथी किसी गांव में, देहात में, रिश्तेदारी में, भात में, चुच्छट में, काज में जब आप जाएं और जब अपनी पार्टी का प्रचार करें तो आप उसका जवाब दे सकें कि भारतीय कबीरा वर्ग पार्टी, जब इतनी सारी पार्टियां हैं तो फिर भारतीय कबीरा वर्ग पार्टी बनाने का फैसला क्यों लिया, उसका उद्देश्य क्या है। तो इस पार्टी को बनाने का उद्देश्य इसलिए लिया कि सरकार बनाने का काम गरीब लोग करते हैं, गरीब की वोट से सरकार बनती है, लेकिन सरकार बनती कितनी है? सरकार फिर अमीरों की बनती है। क्योंकि आप लोग अगर नहीं मालूम है तो पता कर लेना, हरियाणा के अंदर 90 एमएलए बनते हैं हर 5 साल में और 10 सांसद बनते हैं। आप आज जाकर के पता कर लेना, अगर आपने पहले दिमाग ना लगाया हो तो वो 100 के 100 आदमी
100 के 100 आदमी अमीर होते हैं, एक भी गरीब एमएलए नहीं बनता, एक भी गरीब एमपी नहीं बनता। जब 100 के 100 लोग अमीर बनते हैं तो सरकार भी अमीर लोग चलाते हैं, और सरकार वोटों से किसकी बनती है? गरीब के वोटों से बनती है। और असली बात तो तब शुरू होती है, असली बात तो तब शुरू होती है जब अमीर आदमी गरीब की वोट से जीत करके चंडीगढ़ जाता है, और चाहे वो किसी भी पार्टी का एमएलए हो, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, चौटाला का हो, किसी भी पार्टी का हो, होगा तो अमीर है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, तो वो 90 के 90 अमीर एमएलए वहां चंडीगढ़ में बैठ करके योजना बनाते हैं कि जिन गरीबों ने हमें वोट दिया है वो और ज्यादा गरीब कैसे हों। कमाल की बात है कि नहीं है? यानी गरीब की वोट से एमएलए अमीर बन के चला गया, और फिर वो अमीर वहां बैठ के योजना बनाएगा कि गरीब और कैसे गरीब हो। तो इसका मतलब गरीब तो गरीबी रेखा से बाहर आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो अमीर नीतियां ही ऐसी बना रहा है कि गरीब और गरीब हो। तो फिर हमने पूरे हरियाणा का दौरा किया, अपने अच्छे साथियों से सलाह मशवरा किया, और फिर हमने कहा कि जब इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर सारी पार्टियां अमीरों की हैं, जो अपने निशान पर अमीरों को जिता करके दिल्ली और चंडीगढ़ भेजती है, तो फिर एक पार्टी इस हरियाणा के अंदर गरीब कमेरे की होनी चाहिए, जिससे गरीब का बेटा जीत करके चंडीगढ़ में जाए और वो गरीब को गरीबी रेखा से बाहर निकालने की योजना बनाए। इस मकसद से फिर भारतीय कमेरा पार्टी, और निश्चित तौर पर हम सरकार बना रहे हैं, और सरकार बना करके इस प्रदेश के अंदर नवंबर के अंदर सरकार बनेगी, नवंबर 2024 में। और जब नवंबर 2025 आएगा, इस हरियाणा प्रदेश के अंदर एक भी परिवार गरीबी रेखा के अंदर नहीं रहेगा। तमाम गरीबी रेखा के अंदर जीने वाले परिवारों को अमीर बनाने का काम, साधन संपन्न बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। वो कैसे होगा? हम झूठे लोग नहीं है, हम कोई बात झूठ नहीं बोलते। अगर झूठे होते तो अब तक तो झूठी पार्टियों के अंदर कोई बड़े पदाधिकारी हो जाते। हम झूठ नहीं बोलते, सारी बात। ये बुकलेट अभी बन रही है, 1 लाख कॉपियां आपके बीच में आएंगी, 1 लाख कॉपियां इस बुकलेट की छपने जा रही है। इसी महीने के आखिर तक ये बुकलेट छप करके आ जाएगी, और जहां पर 4 आदमी ताश खेल रहे होंगे, वो हमारी बात सुने ना सुने, लेकिन उनको एक बुकलेट दी जाएगी, लो भाई अपने बच्चों से पढ़वा लेना। कहीं पे भाग में जाओगे, छुच्छट में जाओगे, कहीं भी जाओ तो भाई जब केला लेके जाओ, आम लेके जाओ, तो अपनी 10 किताब अपने थैले में लेकर के जाना और वहां पर बांटने का काम करना, ताकि आपकी बात ना सुने तो वो घर जाकर के इस किताब को पढ़ेगा, और पढ़ करके उसको जानकारी होगी कि जितनी भी पार्टियां आज इस देश और प्रदेश में हैं, उनसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कैसे अलग है, क्या कर रही है ये पार्टियां। इसका टाइटल हमने बनाया, इस किताब का टाइटल हमने बनाया है कि जितनी भी अमीर उद्योगपतियों की पार्टियां हैं, अमीर उद्योगपति, मेरे शब्दों को पकड़ना, अमीर उद्योगपतियों की पार्टियां हैं। और उद्योगपति क्या चाहता है? उद्योगपति चाहता है कि मेरी कंपनी के अंदर जो आदमी काम करे वो मेरा नौकर ही रहे, वो मेरा नौकर ही रहे, वो कभी कंपनी का मालिक ना बने। तो अमीर उद्योगपति आपको नौकर रखना चाहता है। अमीर उद्योगपति इन अमीरों की पार्टियों को चलाता है, अमीर उद्योगपति इन पार्टियों का मालिक है, अमीर उद्योगपति इन पार्टियों का नेता है। तो वो अमीर पार्टी का नेता गरीब विरोधी है, वो गरीब विरोधी है तो कभी भी गरीब का भला नहीं करेगा। पहले पॉइंट में मैंने लिखा इस किताब के अंदर, जब आप इसके अंदर पढ़ोगे तो इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा जो मैं बताने जा रहा हूं। जब आप पढ़ोगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाचा भतीजा चौटाला हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, और चाहे कोई भी अन्य पार्टी हो, जिसका मालिक अमीर है, जिसका मालिक उद्योगपति है, जिसका मालिक करोड़ों अरबों पति है, वो कभी भी गरीब का भला नहीं चाहता, वो गरीब विरोधी है। इस किताब में मैंने लिखा। दूसरा हमने लिखा है, देशभक्ति की बात होती है, बड़ी बड़ी बात होती है देशभक्ति की, लेकिन हमने लिखा है कि जितने भी अमीर उद्योगपतियों की पार्टी है, जितने भी अमीर नेता हैं, वो गरीब आदमी, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली का आदमी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो छोटा दुकानदार हो, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, जब वो टैक्स देता है ना, तो उसके टैक्स को फ्री की स्कीमों में बांट करके गरीब को और गरीब बना करके इस देश को गुलाम की राह पर लेकर के जा रहा है। और वो सारी की सारी पार्टियां देशद्रोही पार्टियां हैं। मैं साबित करूंगा कि वो देशद्रोही कैसे हैं, और मैंने इस किताब के अंदर लिख दिया। तो ये पार्टियां गरीब विरोधी, ये पार्टियां देशद्रोही है।
और हमने तीसरे नंबर पे लिखा है कि जितने भी अमीर उद्योगपतियों की पार्टियां हैं वो संविधान को खत्म करना चाहती है, और जब संविधान खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। आप नौकर और मालिक की शैली में आ जाओगे। नौकर कौन बनेगा, मालिक कौन बनेगा? 10% राजनीतिक उद्योगपति लुटेरा इस देश का मालिक बन जाएगा। एक कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, 250 साल आपको ईस्ट इंडिया से भगाने में उन अंग्रेजों को लग गए। एक ईस्ट इंडिया कंपनी को 250 साल में आप लोग भगा पाए। अगर ऐसी हजारों अगर ईस्ट इंडिया कंपनी आज इस देश और प्रदेश में चल रही है तो आप लोग पता नहीं कितने सालों के अंदर उस गुलामी से आजादी की तरफ बढ़ोगे। तो ये बात हमें इस किताब से करनी है। और भारतीय कम्युनिस्ट वर्ग पार्टी क्या चाहती है? भारतीय कम्युनिस्ट वर्ग पार्टी इस देश को विकसित देश बनाना चाहती है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था कि ये देश विकसित देश बने, ये भी इंग्लैंड अमेरिका की तरह ये देश आगे बढ़े। लेकिन जब तक इस देश में गरीब रहे, विकसित देश की परिभाषा क्या है? विकसित देश वो होता है जिस देश में देश का नागरिक गरीब ना हो, जिस देश में देश का नागरिक एक भी नागरिक गरीब ना हो, वो विकसित देश होता है। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि 2047 के अंदर हम इस देश को, नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि हम इस देश को विकसित देश बनाएंगे। अरे 80% लोग आपके देश में गरीब हैं, जो आपके दिए हुए सस्ते राशन के ऊपर जिंदा हैं। अगर आप आज राशन बंद कर दें तो विद्रोह हो जाएगा, इस देश के अंदर भूखमरी आ जाएगी। तो जिस देश का 80% आदमी गरीब है, क्या वो देश विकसित देश बन सकता है? मैं कह रहा हूं कि एक भी आदमी गरीब नहीं होगा तब ये देश विकसित होगा, क्योंकि इंग्लैंड में रहने वाला इंग्लैंड का नागरिक गरीब नहीं है, अमेरिका में रहने वाला अमेरिका का नागरिक गरीब नहीं है, जर्मनी में रहने वाला जर्मनी का नागरिक गरीब नहीं है, तो वो विकसित देश है। लेकिन भारत में तो 80% लोग गरीब हैं, तो फिर विकसित देश कैसे बनेगा? ये गारंटी भारतीय कम्युनिस्ट वर्ग पार्टी ने ली है, ये उद्देश्य भारतीय कम्युनिस्ट वर्ग पार्टी ने बनाया है कि हरियाणा से हमने पहल की है। अगर आपको जिंदा होने का एहसास करा दिया तो हरियाणा में 24 में सफलता हासिल करेंगे और 2029 के अंदर इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना करके देश के प्रधानमंत्री ये बहुत बड़ा विजन है। ये राजपाट की लड़ाई है, कोई कुर्सी अपनी ऐसे ही नहीं देता। जिन लोगों से आपकी लड़ाई है वो बहुत बड़े अमीर लोग हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये पैसों की लड़ाई नहीं है। क्योंकि मैं हर जगह हर सभा में कहता हूं कि जितने ये पार्टियां अमीर हैं, पार्टियों के जितने अमीर नेता हैं, अगर आप जितने भी लोग बैठे हैं, हम जितने भी लोग बैठे हैं, अगर अपना सब कुछ बेच देना, अपना सब कुछ बेच दें, तो भी पार्टियों के एक नेता में पैसों का बराबरी नहीं कर सकते। अगर हम अपना सब कुछ बेच दें और इन पार्टियों का एक नेता, ये इंद्रजीत या और अन्य जो नेता हैं, उसमें कोई भी आ गया, चाहे राव इंद्रजीत आ गया, चाहे तो भाई वो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ गया, या कोई भी एक नेता, उस एक नेता के बराबर भी तुम्हारी बेच करके संपत्ति इकट्ठी नहीं होगी। तो फिर पैसों की लड़ाई तो है ही नहीं। आप सब कुछ बेच देंगे तो भी उनसे नहीं जीत पाएंगे। ये पैसों की लड़ाई नहीं है, ये रुपयों की धन दौलत की लड़ाई नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है। ये विचारों की लड़ाई है। इन विचारों को पकड़ो और पकड़ करके निकल जाओ अपने अपने क्षेत्र में और जाकर के उन विचारों का प्रचार प्रसार करो। मैं निश्चित आप लोगों से कहना चाहता हूं कि विचार उनके पास नहीं है, विचार तुम्हारे पास मजबूत है। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसा कि नीरज जाटव ने कहा कि आज की सरकारें क्या कर रही है, कैसे इस देश को गुलाम बना रही है, कैसे वो गरीब विरोधी है। नीरज ने पूछा, बड़ा दुख होता है मुझे भी। लोग कहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत जागरूक हैं, सारा दिन अखबार में मत्था मारेंगे, 5-10 आदमी बैठ जाएंगे तो कभी बीजेपी को हरा देंगे, कभी कांग्रेस को जिता देंगे, कभी कांग्रेस बीजेपी को हरा के केजरीवाल को जिता देंगे, कभी कुछ अनाप शनाप अपनी चर्चा डिस्कशन करते रहते हैं, लेकिन असली ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान नहीं है। मैं जाकर के पूछता हूँ गांव देहात में कि हरियाणा सरकार का बजट कितना है, एक साल का बजट। नीरज ने बहुत अच्छे से समझाया बजट की परिभाषा क्या है। एक घर के अंदर 10,000 रुपए की इनकम है तो उस घर का बजट 10,000 रुपया होता है, और फिर उस बजट में से वो दूध, चाय, पानी, किराया और बच्चों की फीस अलग अलग टुकड़ों के अंदर बांटता है और फिर अपने घर का गुजारा चलाता है। ऐसे ही हरियाणा एक साल के अंदर हरियाणा सरकार का बजट है 2 लाख करोड़। जो पाई आप लोग इकट्ठा करते हैं और वो हरियाणा सरकार का बजट बन जाता है 2 लाख करोड़। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि हर साल हरियाणा सरकार 2 लाख करोड़ में से 70,000 करोड़ रुपया फ्री में बांट रही है। 70,000 करोड़ रुपया फ्री में बट रहा है हर साल, लेकिन एक भी परिवार गरीबी रेखा से बाहर नहीं आ। 2 लाख करोड़ में से 70,000 करोड़ बच गया। गरीब को मरहम पट्टी कर दी, गरीब को सस्ता अनाज दे दिया, गरीब के बच्चे को स्कूल में दलिया दे दिया। ये दलिया का कितना बजट है भाई। जब मैं पढ़ता था और मेरे उम्र के जो साथी पढ़ते थे तो भाई वो साथी उनके परिवार गरीब होते थे। जब वो परिवार गरीब होते थे तो उस समय दलिया की जरूरत होती थी, लेकिन उस समय स्कूल में दलिया नहीं मिलता था।
आज से आज थोड़े साधन संपन्न हो गए हैं, मेरे ख्याल में स्कूल में दलिए की जरूरत नहीं है। आज पढ़ाई लिखाई खत्म कर दी है, फेल पास स्कूलों में बंद कर दिया है। बच्चा पहली क्लास में दाखिला लेता है और वो 10वीं तक फेल नहीं होता, 9वीं तक फेल नहीं होता, 10वीं में उसको नाम तक लिखना नहीं आता। तो वो परिवार, वो बच्चा जिसको स्कूल में नाम तक नहीं लिखना आता, उसको पढ़ाई नहीं दी जाती, लेकिन उसको दलिया दिया जाता है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? आप अपने गाँव के स्कूल में चले जाना, जब आप अपने, ये भाई विजयपाल को कोई और काम है कि दरखास्त लेके आए थे, मैं इसके बारे में बताऊंगा। हम विजयपाल के साथ में हैं भाई, लड़ाई को हम लड़ेंगे। ये अभी एसपी ऑफिस जा रहे हैं, तो वहां पर एक एसपी साहब ने समय दिया हुआ है, तो ये साथी जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग शांति से बैठे। तो जो 70,000 करोड़ रुपए की बजट की जो मैं बात कर रहा हूं कि 70,000 करोड़ रुपया फ्री में बढ़ता है, कहां बढ़ता है? आप अपने स्कूल में चले जाना, दलिया मिलता है। अपने स्कूल में एक साल का दलिया का कितना बजट एक बार पता कर लेना, क्योंकि रोज दलिया बनता है, रोज दलिया बनता है, तो साल में 200 दिन दलिया बनता है। उस दलिये का एक साल का बजट कितना है? और जब एक साल का बजट कैलकुलेट करोगे तो लाखों के अंदर वो बजट बनता है। और कितने स्कूल हैं आज वर्तमान में? 15,500 स्कूल हरियाणा में। जब एक स्कूल के दलिये का बजट लाखों रुपए में है, तो 15,500 स्कूलों का बजट दलिये का कितना बनेगा? ये पैसा, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार सिर्फ अपनी वोट बढ़ाने के लिए आपके बच्चों को जबरदस्ती दलिया देकर के लाखों करोड़ रुपया बजट का उसके अंदर बांट रही है। दूसरा, यहां पर ये एक केस मेरे पास आया है, इनकी बहन बीमार हुई। 28 लाख परिवार बीपीएल के, यहाँ इस प्रदेश के अंदर 28 लाख परिवार, 28 लाख परिवारों को 5-5 लाख के आयुष्मान कार्ड दिए हैं कि नहीं दिए? 5-5 लाख के आयुष्मान कार्ड। आप कॉपी पेन लेकर के कैलकुलेशन करना कभी कि 28 लाख गुना में 5 लाख, कैलकुलेशन करना भाई। 28 लाख गुना 5 लाख, 28 5 140, और 40 के पीछे 10 जीरो, क्योंकि 28 लाख की 5 जीरो और 5 लाख की 5 जीरो, तो 140 के पीछे जब 10 जीरो लिखोगे तो आपके समाज में नहीं आएगा। वो अरबों पैसा गरीब के माध्यम से किसकी जेब में जा रहा है? गरीब की माध्यम से वो प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिक में जा रहा है। मान लीजिए मैं बीपीएल हूँ, मुझे 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड मिल गया, मेरे परिवार में कोई बीमार होगा तो मैं कहां जाऊंगा? प्राइवेट हॉस्पिटल में जाऊंगा। और जब प्राइवेट हॉस्पिटल वाला मेरा इलाज करेगा तो सरकार के खजाने में से उसकी जेब में पैसा आएगा कि नहीं आएगा? अरे 28 लाख परिवारों को 5-5 लाख रुपए का जो आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, वो इतना खरबों रुपया गरीब के माध्यम से प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिक में जा रहा है। क्या इतने रुपए में अपने सरकारी अस्पताल नहीं सुधर सकते? क्या इतने रुपयों में अपने सरकारी अस्पताल नहीं सुधर सकते? क्या इतने रुपयों में अपने अस्पताल के अंदर टेस्ट की मशीनें नहीं आ सकती? क्या इतने रुपयों के अंदर अपने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं आ सकते? क्या इतने रुपयों के अंदर हर ब्लॉक सदर के ऊपर एक बड़ा पीजीआई नहीं बन सकता? बन सकता है। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है कि मेरे जो उद्योगपति लोग हैं, जिन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले हैं, उनकी जेब में पैसा जाना चाहिए और ये गरीब लोग भटकते रहने चाहिए। इनको इनके सरकारी अस्पताल को ध्वस्त कर दो, जैसे सरकारी स्कूल को ध्वस्त कर दिया। और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों के अंदर आप 5-5, 10-10, 20-20 हजार रुपया महीने की फीस देने के लिए आज धक्के खा रहे हो। बीजेपी कांग्रेस की होड़ लगी हुई है। अभी राजस्थान के अंदर गहलोत साहब क्या कह रहे हैं? कांग्रेस कह रही है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 1,000 रुपया प्रत्येक महीना को देंगे। अभी मुझे कुछ राजस्थान के लोग मिले, तो मैं ये बाउल वाले लोग तो है राजस्थान के टच में रहते हैं, आप लोग दौरा कर लेना। वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब नोटिफिकेशन तो हो गया, लेकिन अभी जारी नहीं हुआ है, हो जाएगा क्योंकि चुनाव आने वाला है। अगर ये स्कीम लागू हो जाती है तो राजस्थान के अंदर 5 करोड़ महिलाएं हैं। जैसे हरियाणा की 3 करोड़ जनसंख्या है, तो हरियाणा में 1 करोड़ महिला है। 2 करोड़ अगर जेंट्स हैं तो 1 करोड़ महिला है। अब प्रत्येक महिला को 1,000 रुपया देंगे, तो 1 करोड़ महिलाओं को जब 1,000 रुपया देंगे तो क्या 1,000 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ? लेकिन उस 1,000 करोड़ रुपया तो खर्च हो गया। क्या परिवार की गरीबी दूर हो गई? अरे 1,000 रुपए में परिवार की गरीबी कहां दूर हुई? क्या स्कूल में दलिया मिलने से गरीबी दूर हुई? नहीं हुई। क्या ये फ्री का राशन देने से परिवार गरीबी रेखा से बाहर आया? परिवार गरीबी रेखा से बाहर नहीं आ रहा, लेकिन 70,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा, कांग्रेस की सरकार आप लोगों ने देख ली, बीपीएल था, फिर आपने चौटाला की सरकार देखी, बीपीएल था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीपीएल बढ़ गया। नरेंद्र मोदी बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो और 28 लाख परिवार गरीब कर दिए और पूरे देश के अंदर 20 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा, 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे कर दिया। तो गरीबी रेखा के नीचे तो लोग बढ़ते जा रहे हैं, गरीबी रेखा से लोग बाहर नहीं आ रहे हैं।
70-70 हजार करोड़ रुपया एक प्रदेश के अंदर खर्च हो रहा है। और इन नीतियों से क्या हो रहा है कि आज आपका देश 70 लाख करोड़ रुपए का कर्जवान है। 70 लाख करोड़ रुपए का, आरबीआई का, वर्ल्ड बैंक का 70 लाख करोड़ का। जब 70 लाख करोड़ रुपए का कर्जवान है तो उसमें हरियाणा 2 लाख करोड़ का कर्जवान है, पंजाब 3 लाख करोड़ का कर्जवान है, राजस्थान 4 लाख करोड़ का कर्जवान है, उत्तर प्रदेश 6 लाख करोड़ का कर्जवान है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जो लाखों करोड़ रुपए का कर्जवान ना हो और पूरा देश 70 लाख करोड़ का कर्जवान हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बजट के पैसों को अपनी वोट बढ़ाने के लिए फ्री की स्कीमों के अंदर बांट करके आप लोगों के साथ छल किया जा रहा है और देश और प्रदेश को गरीब बना करके उसको गुलाम बनाया जा रहा है। इसलिए पार्टी देशद्रोही है। मैंने इस किताब के अंदर लिखा। अब भारतीय कम्युनिस्ट वर्ग पार्टी क्या करने वाली है? अगर आप लोग ताकतवर हो जाते हैं और भारतीय कम्युनिस्ट वर्ग पार्टी के हाथ में 2 करोड़ ये 2 लाख करोड़ का बजट अगर आ जाता है, जब सरकार बनेगी तो हम 2 लाख करोड़ को खर्चेंगे कि नहीं खर्चेंगे? जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो उस 2 लाख करोड़ के खजाने के ऊपर हमारा हक होगा कि नहीं होगा? उसके ऊपर हमारी कलम चलेगी कि नहीं चलेगी? जब हम इस प्रदेश के अंदर सरकार बनाएंगे और 2 लाख करोड़ जब हमारे हाथ में आएगा तो पहली बात तो आप ये नोट कर लेना कि ये जो 2 लाख करोड़ का बजट है ये बेईमानी का और चोरी का है। क्योंकि जब इनके लोग खा पी लेते हैं तब जाकर के वो बजट पेश किया जाता है कि 2 लाख करोड़ बच गया। जब भारतीय कम्युनिस्ट वर्ग पार्टी सरकार बनाएगी तो आप ये लोग मान लेना कि यही 2 लाख करोड़ का बजट 3 लाख करोड़ का होगा। पहले तो 1 लाख करोड़ का बजट हम खुद बढ़ा करके देंगे क्योंकि हम उन परिवारों से आते हैं जिन्होंने मेहनत करके, हमारे माँ ने, पिताजी ने, दादा ने, ताऊ ने, चाचा ने अपने खून पसीने की कमाई से यहाँ तक पहुंचाया है। हम किसी एमपी एमएलए की औलाद नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि राजनीति के अंदर कौन लोग कामयाब होते हैं? क्वालिफिकेशन होती है हर चीज की। प्रोफेसर कौन बनता है? मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर कौन बनता है? जो नेट और पीएचडी करता है वो प्रोफेसर बनता है। डॉक्टर कौन बनता है? या तो बीडीएस होगा, एमबीबीएस होगा, बीएमएस होगा, वो डॉक्टर बनता है। तो जब हर चीज की क्वालिफिकेशन है तो राजनीति में कामयाब होने की क्वालिफिकेशन है। राजनीति में 3 तरह के लोग कामयाब होते हैं। पहली तरह टाइप होती है परिवारवाद। जैसे अभी देखा होगा आपने, बड़ी चालाकी से कुलदीप बिश्नोई ने अपने बेटे को, देखिए, अपनी सीट को छोड़ा, इस्तीफा दिया, अपने बेटे को विदेश से बुलाया, अपनी सीट खाली की, उसको एमएलए लड़ाया और विधायक बना करके विधानसभा भेज दिया। पहली क्वालिफिकेशन है राजनीति में कामयाब होने की, दादा लाई, परिवारवाद। राव इंद्रजीत साहब, उनके दादा पिताजी और बेटी को स्थापित कर जाएंगे रहते फिर उनके बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। तो हम तो किसी एमपी एमएलए की औलाद नहीं है। हमारा तो राजनीति में कामयाब होना बहुत मुश्किल है। नंबर 2, दूसरी जो टाइप है राजनीति में कामयाब होने की कि पैसा इतना होना चाहिए कि पानी की तरह बहाया जा सके। अथा पैसा होना चाहिए ताकि गरीबों की वोट खरीद ली जाए, इतना अथा पैसा होना चाहिए। वो लोग राजनीति में कामयाब होते हैं। हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है कि हम पानी की तरह बहा दें। या फिर तीसरी जो क्वालिफिकेशन है वो ये होनी चाहिए कि बहुत बड़े नेता का हाथ सर पे होना चाहिए। वो लोग राजनीति में कामयाब होते हैं। हमारे पास तो तीनों में से कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अपने विचारों के दम पे, आप लोगों के दम पे हमें मालूम है कि इन अमीर लोगों ने साल दर साल गरीब बनाए हैं और इस प्रदेश के अंदर गरीबों की संख्या ज्यादा है और लोकतंत्र के अंदर सरकार उनकी बनती है जिनकी संख्या ज्यादा होती है। तो जब गरीबों की संख्या ज्यादा है और गरीबों की पार्टी आ गई है और आप गरीब लोग जाग जाए, अपनी पार्टी का अगर प्रचार कर दे तो ज्यादा लोग फिर अपनी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और जिनके साथ ज्यादा लोग होते हैं वो सरकार बनाएंगे। तो निश्चित तौर पर सरकार बना रहे हैं। निश्चित तौर पर जब सरकार बनाएंगे तो 2 लाख करोड़ के बजट के ऊपर फिर हमारी कलम चलेगी। और जब हमारी कलम चलेगी तो ये प्रचार करना अपने गांव-गांव में जाकर के कि भाई जब पहली बार जब नवंबर 2025 के अंदर हरियाणा के अंदर भारतीय कम्युनिस्ट वर्ग पार्टी की सरकार होगी तो इस प्रदेश के अंदर 28 लाख परिवार बीपीएल हैं जिनकी 10-12 हजार रुपया महीने की इनकम है। 10-12 भी नहीं है भाई, क्योंकि 1,80,000 से कम वो इनकम है। मैं उस मसले में नहीं पढ़ूंगा कि जिनका बनना चाहिए उनका बना है कि नहीं बना है, लेकिन जिनका नहीं बना वो भी सुन ले और जिनका बन गया वो भी सुन ले। क्योंकि भारतीय कम्युनिस्ट वर्ग पार्टी का संकल्प है कि आने वाले 2 साल के अंदर, सरकार बनते ही 2 साल के अंदर एक भी परिवार इस हरियाणा के अंदर बीपीएल नहीं रहेगा। हर एक परिवार को बीपीएल से बाहर निकाल देंगे। और वो कैसे होगा? क्योंकि भारतीय कम्युनिस्ट वर्ग पार्टी 50,000 रुपए का सरकारी रोजगार उस घर में देगी जिस घर के अंदर नौकरी नहीं। अब इस पे खर्चा कितना आएगा सुन लेना, कैलकुलेशन कर लेना। आपके घर में पढ़े लिखे बच्चे होंगे। इस 30 लाख परिवारों की बात कर रहा हूं। अब 30 लाख परिवारों को अगर हम 50-50 हजार का रोजगार देते हैं तो 30 लाख लिख लेना भाई, और गुना में 50,000 लिख लेना। टोटल खर्चा आएगा 30,000 करोड़ रुपया, सॉरी 15,000 करोड़ रुपया। 15,000 करोड़ रुपया
अरे 15,000 करोड़ रुपया देकर के एक भी परिवार गरीबी रेखा के अंदर नहीं रहा, और अब क्या हो रहा है, 70,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है और एक भी परिवार गरीबी रेखा से बाहर आया ही नहीं। इसका मतलब ये जानबूझ करके छल कर रहे हैं। नौकरी ये भी दे सकते हैं, परिवार को गरीबी रेखा से बाहर ये भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इनके एजेंडे मर जाएंगे, इनके एजेंडे मर जाएंगे, क्योंकि ये 5 साल तो आप लोगों के बीच में आते नहीं है, और जब 5 साल में आप लोगों के बीच आते हैं तो फिर वही गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाने का काम करते हैं। तुम्हें फ्री में ये दे देंगे, तुम्हें फ्री में ये दे देंगे, बीपीएल को ये दे देंगे, बीपीएल को वो स्कीम चला देंगे, अब की बार 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दे देंगे, अब की बार तुम्हारे बच्चों को दलिया बढ़िया दे देंगे, अब की बार तुम्हें और 2 रुपए किलो सस्ता अनाज दे देंगे। ऐसी फ्री की स्कीमों के अंदर चाहे जितना मर्जी पैसा बह जाए, लेकिन इनका एजेंडा नहीं बनना चाहिए। इसलिए एक भी गरीब को गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सरकार बनाने के बाद सिर्फ 2 साल के अंदर 50-50 हजार रुपए का रोजगार देकर के 15,000 करोड़ रुपया खर्च करके प्रत्येक परिवार को गरीबी रेखा से बाहर निकाल करके इस हरियाणा में एक भी गरीब परिवार नहीं छोड़ेगी। ये हमारा लक्ष्य है। अब नौकरियां कहां से आएगी? अब नौकरियां कहां से आएगी? कई बार ये सवाल कोई बीजेपी कांग्रेस का बुद्धिजीवी तुमसे पूछ लेगा कि डॉक्टर साहब इतनी नौकरी कहां से आएगी? अरे नौकरी है, नौकरी कहां है? मैंने स्कूल का एग्जांपल दिया कि जाकर के दलिया का बजट पूछ लेना, तो स्कूल में जाकर के और बात आप लोग अपने स्कूल में देख लेना। हरियाणा सरकार कहती है कि 5वीं तक का अगर कोई स्कूल है, 5वीं तक के स्कूल में कोई प्रिंसिपल से पूछ लेना, 5वीं तक के स्कूल का, 8वीं तक के स्कूल के प्रिंसिपल से पूछ लेना। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कहता है कि 5वीं तक के स्कूल में 2 माली, क्योंकि भाई 5वीं तक का स्कूल है तो उसकी कोई बाउंड्री भी होगी, उसमें पेड़ पौधे भी होंगे, उसमें पानी पिलाने वाला चौकीदार चपरासी भी चाहिए। तो 5वीं तक के स्कूल में 2 माली, 2 चपरासी, 2 चौकीदार और 4 सफाई कर्मचारी होने की सरकार का रूल है। 5वीं तक का स्कूल है, 5वीं तक के स्कूल में 2 माली, 2 चपरासी, 2 चौकीदार और 4 सफाई कर्मचारी होनी चाहिए। अगर किसी के गांव में 5वीं तक का स्कूल है तो जाकर के विजिट कर लेना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि एक ही आदमी मिलेगा, वही चपरासी, वही चौकीदार, वही माली, वही सब कुछ मिलेगा। कहने का मतलब 2 माली, 2 चौकीदार, 2 चपरासी और 4 सफाई कर्मचारी, तो कितने चाहिए? 10 चाहिए। और 10 का काम कितने लोग कर रहे हैं? एक आदमी कर रहा है। 8वीं तक के स्कूल में 2 माली, 3 माली, 2 चौकीदार, 2 चपरासी और 6 सफाई कर्मचारी चाहिए। 10वीं तक के स्कूल में 4 माली, 2 चौकीदार, 2 चपरासी, 8 सफाई कर्मचारी चाहिए। 12वीं तक के स्कूल में 5 माली, 2 चपरासी, 2 चौकीदार और 10 सफाई कर्मचारी चाहिए। ये 2, 3, 4, 5 की रेशियो के अंदर 5वीं तक के स्कूल में 10 और 12वीं तक के स्कूल के अंदर 22 आदमी चाहिए। लेकिन आप लोग जाकर के पता करोगे तो 5वीं तक के स्कूल में 1 आदमी होगा, और पुराना होगा तो वो पक्का होगा और नहीं तो कच्चा होगा। भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगा होगा, वो कच्चा लगा होगा, उसकी तनख्वाह 10-12 हजार से ऊपर नहीं होगी। 10-12 हजार रुपए वो कच्चा नौकरी, क्योंकि जानबूझ करके कच्ची नौकरी लगाते हैं। अरे किसी को भी नौकरी देते हैं तो उसकी जरूरत है तो ही तो देते हैं, बगैर जरूरत तो नौकरी नहीं देते हैं। लेकिन जरूरत है और नौकरी देंगे, सिफारिश से देंगे, कच्ची देंगे, पक्की नहीं देंगे। क्यों? जब पक्की देंगे तो तनख्वाह मिलेगी 30,000, और जब कच्ची मिलेगी, कच्ची नौकरी मिलेगी तो तनख्वाह मिलेगी 10,000। अब 10,000 के अंदर 5,000 के स्कूल में 5,000 रुपया महीने की फीस में अपने बच्चों को पढ़ाएगा। 2 भी बच्चे हैं तो दोनों की फीस 10,000 मिलेगी, उसको तनख्वाह 10,000 मिलेगी, तो बाकी घर कैसे चलाएगा? वो 5 साल के अंदर तंग हो जाएगा, टूट जाएगा। 5 साल के अंदर उसको कुछ भी नहीं नजर नहीं आएगा, और जब वो अमीर नेता आएगा तो उसके सामने वो अपने हाथ फैला देगा और अपनी वोट उस अमीर नेता को दे देगा। तो आज की जो राजनीति है वो गरीब जनता और अमीर नेता, गरीब जनता अमीर पार्टी के अमीर नेताओं के ऊपर आधारित हो गई है। संकल्प लिया है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कि इस प्रदेश से गरीबी का शब्द खत्म कर देंगे और इस प्रदेश में बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 50,000 के रोजगार का जाकर के प्रचार करो कि रोजगार बहुत है, हर घर के अंदर रोजगार देने का काम करेंगे, क्योंकि खजाने में पैसा बहुत है लेकिन उनकी नीयत सही नहीं है। हमारी नीयत सही है क्योंकि हम गरीब के बच्चे हैं, हम किसी नेता के बच्चे नहीं हैं। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जाकर के प्रचार करो। यहाँ पर भी देख रहा हूँ कि 52 साल की उम्र के भी मेरे चाचा ताऊ बैठे हैं यहाँ। 52 साल की उम्र के कितने हैं भाई? 52 साल, 50 प्लस का मतलब 55 से कम। 55 से कम कितने हैं? 50 और 55 के बीच के कितने हैं? 52 के कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनाओ। जो आज 52 साल का बुजुर्ग है, जब हम सरकार बनाएंगे जब तक वो 55 का हो जाएगा, और जब तक वो 55 का हो जाएगा तो मेरे ताऊ और ताई एक परिवार में जब दोनों 55 के हो जाएंगे तो 10,000 रुपया, 5-5 हजार ताऊ ताई को 10,000 रुपया पेंशन देने का काम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी करेगी। अगर दूसरी किसी
पार्टी की सरकार बनाओगे तो भाई 60 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उनका एजेंडा 60 साल का है। अब जो 52 साल का है और वो सरकार बनाएगा किसी दूसरे की, तो भाई वो तो 5 साल की सरकार गुजर लेगी, लेकिन वो तो 60 का होगा ही नहीं। तो अगली जो सरकार तुम किसी की भी बनाओगे तो 60 साल के होंगे नहीं, और 60 साल के होंगे नहीं तो पेंशन मिलेगी नहीं। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट वर्ग पार्टी जो आज 52-53 साल का है, तो हमारी सरकार बनते बनते 55 का हो जाएगा, और जब दाऊद ताई 55 के हो जाएंगे तो 10,000 रुपया उनके घर में आएगा। ये योजना हमने क्यों बनाई? क्योंकि गरीब का बाबा तो 55 का ही गाल चिपट जाता है भाई उसका, गरीब का बूढ़ा तो 55 साल का ही बूढ़ा हो जाता है, और मैं अमीर का तो नहीं होता 70 साल का भी। तो गरीब की पार्टी है, तमेरे की पार्टी है, तो 55 साल की उम्र के अंदर पेंशन बढ़ाएगी। तो जो आज 52-53 साल का जो बुजुर्ग है वो तैयारी करे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को वोट डालने की, वो तैयारी करे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनाने की, ताकि 10,000 रुपया उसके घर में आए तो उसके घर में खुशहाली आए। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, शिक्षा को सरकार के दायरे में लाया जाएगा। शिक्षा को सरकार के दायरे में कैसे लाया जाएगा? जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, आप लोग कान खोल करके सुन लो, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो मान्यता किससे लेते हैं भाई? प्राइवेट स्कूल मान्यता किससे लेते हैं? सरकार से लेते हैं, और उनकी हर साल ऑडिट भी होती है। सरकार के पास एक प्राइवेट स्कूल का लेखा जोखा होता है कि इस प्राइवेट स्कूल के पास टोटल जमीन कितनी है, इस प्राइवेट स्कूल में कितने कमरे हैं, इस प्राइवेट स्कूल में कितने मास्टर हैं, वो मास्टर अप्रूव्ड है नहीं अप्रूव्ड है, वो क्वालिफाइड है नहीं है, कितने बच्चे पढ़ते हैं, किस क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं। एक बात की जानकारी प्राइवेट स्कूलों को सरकार को देनी पड़ती है। सरकार ने आज असमानता कर दी है, जितनी भी सरकारें बनी उन्होंने शिक्षा के अंदर असमानता कर दी है। गरीब का बच्चा दलिया वाले में जाएगा, उससे अमीर का 2,000 रुपए की फीस के महीने में जाएगा, उससे अमीर का बच्चा 5,000 रुपए महीने की फीस के स्कूल में जाएगा, उससे अमीर का बच्चा 10,000 रुपए महीने की फीस के स्कूल में जाएगा। यानी जिसकी जेब में जितना पैसा, वैसे ही स्कूल में अपने बच्चों को आजा पढ़ा सकते हो। ये तो पैसों के दम पे पढ़ाई हो गई, ये तो असमानता हो गई। लेकिन ये उन सरकारों ने किया है जो लुटेरे हैं, वो गरीब को गरीब रखना चाहते हैं, गरीब के बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। ये कम्युनिस्ट वर्ग की पार्टी संकल्प लिया है, आप लोगों से वादा करते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो तमाम प्राइवेट स्कूलों के मालिकों को बुलाया जाएगा, बुलाएंगे हम, और उनको आना पड़ेगा, क्योंकि सरकार है, अगर स्कूल चलाना है तो हमारे आदेश पर आना पड़ेगा। जब वो हमारे पास आएंगे तो हम उनसे कहेंगे कि भाई हम तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कैसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? हम कहेंगे भाई शिक्षा में असमानता हो गई है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नारा समान शिक्षा का है, तो इसलिए अब आपके स्कूल का जो लेवल है, हम लेवल बनाएंगे कि भाई ये जो स्कूल है इसके अंदर इतने एकड़ में है, इतने बच्चे हैं, इसका लेवल ए लेवल हो गया, दूसरे बी लेवल हो गया, सी लेवल हो गया, डी लेवल हो गया, ई लेवल हो गया, ऐसा लेवल बनाएंगे। और जो ए लेवल का जो स्कूल है उसके मालिक को सरकार 5 लाख रुपया महीना देगी। जो ए लेवल का स्कूल है उसको 5 लाख रुपया महीना उसके मालिक को सरकार देगी। बी लेवल के जो मालिक को 4 लाख रुपया सरकार देगी, सी लेवल के मालिक को 3 लाख रुपया महीना देगी, डी लेवल के स्कूल के मालिक को 2 लाख रुपया महीना देगी, और ई लेवल के स्कूल के मालिक को 1 लाख रुपया महीने का सरकार देगी। और उसको ये कहेगी कि तेरे स्कूल के अंदर तेरा कमरा होगा, तू कमरे में बैठ, अपने स्कूल में घूम फिर, उसका पूरा ध्यान रख, और पैसा हम दे रहे हैं, लेकिन तेरे स्कूल के अंदर तेरे स्कूल की बिल्डिंग की मेंटेनेंस सरकार करेगी। अब तेरी कोई जवाबदेही नहीं है 5 साल तक भाई, क्योंकि हम चलाएंगे उस स्कूल को, क्योंकि मान्यता हमने देनी है। इस स्कूल इस प्रदेश से शिक्षा की असमानता को खत्म करना है, तो तू महीने की तनख्वाह ले, अपने स्कूल के कमरे में बैठ, अपने स्कूल में घूम फिर, लेकिन स्कूल का मेंटेनेंस हम करेंगे, स्कूल में तेरे मास्टरों की तनख्वाह हम देंगे, लेकिन उसके बाद तेरे स्कूल में दाखिले भी हम करेंगे, चाहे फीस ले और चाहे फीस ना ले। योजना और यह हो सकता है क्योंकि 70,000 करोड़ में से 50-50 हजार का रोजगार देने में तो 15,000 करोड़ ही खर्च हुआ है, 15,000 करोड़ खर्च हुआ है, 55,000 करोड़ अभी बाकी है। उस 55,000 करोड़ में से 15,000 स्कूलों का मेंटेनेंस हम करेंगे, उन 55,000 करोड़ में से इन स्कूल के मास्टरों की तनख्वाह हम देंगे, उन 55,000 करोड़ में से उन स्कूलों को हम अपने दायरे में चलाएंगे। तो एक प्राइवेट स्कूल को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार अपने दायरे में चलाएगी, और फिर गरीब का बच्चा महंगे से महंगे स्कूल के अंदर फ्री में पढ़ेगा, उसका एक नया पैसा शिक्षा देगा। दलिया नहीं मिलेगा, दलिया नहीं मिलेगा, दलिया नहीं मिलेगा, क्योंकि 50,000 रुपए की तनख्वाह उसके पिताजी को देती है, 50,000 रुपए की तनख्वाह देती है, बीपीएल से बाहर निकाल दिया है, फिर दलिया नहीं मिलेगा, पढ़ाई मिलेगी एक जैसी मिलेगी, अमीर के बेटे को भी और गरीब के बेटे को भी। जैसे जब हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो गांव से अमीर का बेटा और गांव से गरीब का बेटा उसी सरकारी स्कूल में पढ़ने का काम करता है। और इस केजरीवाल के झांसे में मत आना,
कि केजरीवाल कह रहा बिजली पानी बिजली पानी बिजली पानी। अरे पंचकुला के अंदर मीटिंग ले रहा था। मैं केजरीवाल पे फोकस इसलिए डालता हूं क्योंकि बीजेपी कांग्रेस से तुम दुखी हो। अगर चक्कर में पड़ोगे तो केजरीवाल के में पड़ोगे, लेकिन अब तो उसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी कांग्रेस का हिस्सा हो गया कि नहीं हो गया? बेंगलुरु में जाकर के वही सारा देश का नाम बर्बाद कर रहे हैं, सारे कांग्रेस दिल एक हो गए। तो इसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहता बिजली पानी बिजली पानी। पंचकुला के अंदर मीटिंग ले रहा था और शेर का पट्टा ऐसे करता है, कहता है भाई 200 यूनिट बिजली के ऊपर 1200 रुपया बिल आता है। अरे 1200 रुपयों का ऐसे करता है जैसे 12,000 करोड़ रुपया बिल आता है। भाई बाई चांस तू 200 रुपए बिजली का बिल माफ कर भी देगा और एक परिवार का 1200 रुपया बच भी जाएगा तो क्या वो परिवार गरीबी रेखा से बाहर आ जाएगा? भाई अगर किसी परिवार का 1200-1500 रुपया बिजली का बिल बच भी गया तो क्या वो गरीबी रेखा से बाहर आ जाएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, वो गरीब रहेगा। इसका मतलब वो एक अलग टाइप की मलहम कि केजरीवाल लगा रहा है। और पानी की तो कोई दिक्कत है नहीं भाई, पानी तो हरियाणा के अंदर अब वैसे भी बाढ़ चल रही है तो मीम बन रहे हैं इसके केजरीवाल के, बोला मैं झील बना दूंगा, आज पूरी दिल्ली झील हुई पड़ी है। कहता मैंने कहा था ना पानी घुस गया, पानी घरों तक पानी घुस गया। तो इसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। और अब तो तुम वैसे भी नहीं पढ़ोगे क्योंकि सारे बागड़ जिले इकट्ठे हो गए हैं। और दिल्ली के अंदर इसने सरकारी स्कूलों को सुधारने का मुहिम शुरू किया, लेकिन हमारे पास आरटीआई के आंकड़े हैं। पूरे दिल्ली के अंदर 1800 सरकारी स्कूल हैं। 1800 सरकारी स्कूलों में 2013 के अंदर केजरीवाल सरकार बनाता है। लगातार 10 साल से उसकी सरकार चल रही है। 10 साल के अंदर मात्र 98 सरकारी स्कूल सुधारे। अरे 1800 में जब 98 सुधारे हैं, गलती से अगर उसकी सरकार यहां बन गई तो 15,000 स्कूलों को सुधारने में 70 साल लगा देगा। हमारे तो पोते भी होकर चले जाएंगे। तो इनका इंतजार नहीं है हमारे पास। हम तो पहली कदम से समान शिक्षा देंगे, इन तमाम प्राइवेट स्कूलों को सरकार के दायरे में चलाएंगे। इस बात का प्रचार करके पूरे हरियाणा के अंदर होगा। नीरज भाई ने बताया कि केजरीवाल का जो सबसे बड़ा नेता है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो गुप्ता जी, सुशील गुप्ता जिसको कहते हैं, जो राज्यसभा का सांसद है, उसके अग्रसेन मेडिकल कॉलेज के नाम से बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज है जिसमें तुम्हारे बाप दादाओं की इलाज नहीं हो सकती, बहुत महंगे हैं, तुम जा ही नहीं सकते। इनके बड़े बड़े गंगा इंस्टीट्यूट के नाम से बड़े बड़े स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है, तुम्हारे बच्चे वहां नहीं पढ़ सकते, कई लाखों रुपया उनकी फीस है। तो जिस पार्टी का सबसे बड़े नेता आज प्राइवेट इंस्टीट्यूट और प्राइवेट हॉस्पिटलों का मालिक है, अगर गलती से उनके हाथ में 2 लाख करोड़ की चाबी आ गई तो वो तो कई सौ और अपने प्राइवेट हॉस्पिटल और स्कूल बनाएंगे। तो इन उद्योगपतियों की पार्टी से आप लोगों को बच करके रहना है। भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है हर परिवार को गरीबी रेखा से बाहर निकाल करके उसके घर के अंदर खुशहाली देने के लिए, और योजनाबद्ध तरीके से हम ये बातें तमाम मीडिया में भी बताते हैं, उसकी बुकलेट भी छापते हैं और एक एक आदमी को, जब एक आदमी मिलता है एक आदमी को भी समझाते हैं। और मुझे आज तक इस हरियाणा में कोई ऐसा अर्थशास्त्री नहीं मिला, मुझे हरियाणा के अंदर ऐसा कोई विद्वान नहीं मिला जो मेरी बातों को कहते गए नहीं हो सकता। ये हो सकता है क्योंकि सरकार में बहुत ताकत होती है भाई। जब नरेंद्र मोदी रात को आके 500 और 1000 का बंद कर सकता है और तुम्हें अपने तुम्हारे पैसों के लिए लाइन में लगा सकता है, सरकार की कलम जहां चलती है। वो डायलॉग सुने होंगे ना, देवीलाल बोला भाई कर्जा माफ कर दूंगा। देवीलाल के लोग बोले भाई कैसे कर देगा? अरे बोला तुम बनाओ तो सही, एक बार तुम बनाओ तो सही, वहां चंडीगढ़ में जाऊंगा और लिख दूंगा कर्जा माफ और ऊपर देवीलाल, अपना आप हो जाएगा। होया नहीं होया? देवीलाल ने बोला पेंशन बनाऊंगा, हर बुढ़े को 100 रुपए दूंगा, हर बुढ़े को 100 रुपए दूंगा। देवीलाल के लोग बोले कैसे करेगा? अरे बोला बनाओ तो सही, एक बार वहां चंडीगढ़ में भेज दो, लिख दूंगा 100 रुपया पेंशन और ऊपर देवीलाल। तो तुम बनाओ तो सही, 50,000 रुपए का रोजगार देंगे, 50,000 रुपए का रोजगार देंगे और ऊपर लिख देंगे डॉक्टर महेश कुमार। वो सारे IPS IAS अपने आप लेकर फाइल घूमेंगे और तुम्हारे घरों से बच्चों को ढूंढ करके अगर 50,000 की नौकरी ना दे तो मेरा नाम बदलेगा। 52 साल का मेरा ताऊ ताई 5-5 हजार रुपए की पेंशन 55 साल में लेने के लिए तैयार हो जाओ भाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करो, तभी तुम्हारा को पेंशन मिल सकती है। 50-50 हजार रुपए के रोजगार के लिए तैयार हो जाओ, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करो। आज इन सरकारों ने बस एक चीज चमकाई है, बाकी तो सब कमजोर करी है, ठेके, दारू के ठेके। आज रोड पे अगर कुछ चमकता है तो क्या लाइटिंग, मतलब इतने तो बैंकेट हॉल भी नहीं चमकते। और पहले तो खिड़की में से लेते थे, ऐसे आदमी शर्माता था, अब वो खिड़की में हाथ देकर के लेंगे, मुंह में कपड़ा उपड़ा डाल के जाता है। आज कहने का मतलब ये कच्ची पक्की शराब कौन पी रहा है? अगर कोई बड़ा आदमी पी रहा है तो वो भी तुम्हारे घर में बैठ के पी रहा है, क्योंकि तुम्हें पिलाता है साथ में लिटिल 2-4 पैक, तुम्हारे घरों में बैठ के पीता है।
और फिर तुम पीते हो। तुम्हारे बच्चे अपने बच्चों को, अपनी पत्नियों को पीटते हैं, अपने माँ बाप का आदर सम्मान नहीं करते हैं। नशा आज तुम्हारे घर में घुस गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस नशे के ऊपर लगाम लगाएगी, इस बात के लिए संकल्पित है। इस हरियाणा के अंदर दारू पीने वालों को दारू भी मिलेगी, लेकिन एक बोतल 5,000 रुपए की मिलेगी। किसी के माइक के लाल मतलब हो तो लेना 5,000 रुपए की एक बोतल मिलेगी और वो बिकेगी। ये क्यों देंगे 5,000 की? भाई किसी में दम तो मिले और ये होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, गूगल कर लेना, सारे साथी बैठे हैं। शाहरुख खान के बेटे ने रेडीमेड गवर्नमेंट का अभी काम किया। शाहरुख खान के बेटे ने, शाहरुख खान उसका ब्रांड एम्बेसडर बना। शाहरुख खान के बेटे की जींस का रेट क्या था? 2 लाख रुपए की जींस थी और 35,000 रुपए की टी शर्ट थी। लेकिन कमाल की बात यह है, एक ही महीने में आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो इसका मतलब इस देश में, उत्तर प्रदेश में भाई 2 लाख रुपए की जींस पहनने वाले लोग भी हैं, तो 5,000 रुपए की बोतल पीने वाले भी मिल जाएंगे। लेकिन जब 5,000 की पीएंगे, हमने सूंघने भी ना दे, इनको देते एक पैक, फिर भाई दूर है, तू 5,000 कैसे पहनोगे भाई? तो तुम्हारे पहनने वाले खत्म हो जाएंगे और तुम्हारी औकात रहेगी तुम्हारे बच्चों की पीने की। तो दारू के ऊपर लगाम लगाने का काम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी करेगी। 5,000 रुपए इसलिए देगी क्योंकि भाई फिर तुम्हें 50,000 की नौकरी देनी है। तो इसलिए शराब के ऊपर लगाम लगाने का काम भारतीय कम्युनिस्ट। इस बात को नीरज जी और अध्यक्ष जी कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसको थोड़ा सा मुखर होकर मत बताया करो, नहीं तो दारू वाले नाराज हो जाएंगे। अगर पीने भी दुखी हैं, सस्ती मिले इसलिए पी ले, महंगी करके देखो, वो छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ेंगे। तो नशे के ऊपर लगाम लगाने का काम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी करेगी। आज आप लोगों को कोई थप्पड़ चटे को मार दे तो तुम्हारी थाने के अंदर रिपोर्ट भी लिखी जाती है कि डॉक्टर महेश रोज जितना भाग करता है एफआईआर दर्ज कराने के लिए। आज की 4 कागज आए हुए हैं। वहां जाके कहीं यमुनानगर एसपी से लड़ता है तो कहीं जाकर सिरसा एसपी से लड़ता है। तुम्हारी रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती तो कानून व्यवस्था को कड़ा करेंगे। अगर तुम्हारी तरफ कोई उंगली उठा करके देखेगा तो थाने का एसएचओ आकर के तुम्हारी खुद रिपोर्ट लिख करके जाएगा और उस तंग करने वाले को जेल की सलाख में डालेगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी संकल्पित है, जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां खून बहाने का काम भारतीय कम्युनिस्ट। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, चाहे किसान के एमएसपी की बात हो, हर साल की बढ़ोतरी की गारंटी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की है। 365 दिन का रोजगार मजदूर को देंगे और उसको भाई जीवन रख सके उसको साथ में देंगे। आज कितनी सारी दुर्घटनाएं हो रही है, कभी तो गरीब को सांप काट लेता है खेत के अंदर, कभी मेरा वाल्मीकि भाई सफाई कर्मचारी शिविर में घुसता है, वहीं पे दम घुट जाता है। तो ऐसी जीवन रक्षक किट देंगे और मजदूर को 365 दिन उसको रोजगार की गारंटी हम देते हैं। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, स्वाभिमानी तरीके से मिलेगा, रोजगार मिलेगा। हम अपने नौजवानों से काम लेंगे और काम के बदले में उसको 50,000 रुपए का रोजगार देंगे। हम चाहते हैं कि मेरा बाबा अपना कट्टा लेकर के बीपीएल कार्ड की लाइन में ना लगे, मेरा बाबा अपना कट्टा लेकर के और बीपीएल का कार्ड लेकर के 2 रुपए किलो के नाज की लाइन में ना लगे। वो जब उसके बेटे की 50,000 रुपए तनख्वाह आए तो अप्रैल के अंदर ही भाई बढ़िया से बढ़िया गेहूं अपनी टंकी में डाल करके पूरा साल अपना खाना। ऐसी योजना भारतीय कम्युनिस्ट चाहती है। हम नहीं चाहते कि मेरे नौजवान को और मेरी माँ बुढ़ी को कोई फ्री के अंदर कुछ दे। वो मेरी माँ जब उसके बेटे की 50,000 रुपए तनख्वाह आए तो शान के साथ अपने पैसों से खरीद करके अपने घर का भरण पोषण करे। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वो चिकित्सा को सरकार के दायरे में लानी हो, चाहे वो शिक्षा को सरकार के दायरे में लाना हो, चाहे वो अन्याय अत्याचार के ऊपर लगाम लगाने की बात हो, चाहे वो तमाम चीजें पेंशन की बात हो, चाहे पुरानी पेंशन को बहाल करने की बात हो, रोजगार पैदा करने की बात हो। तो इन तमाम चीजों के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी संकल्पित है। और भाई अंत में मैं एक बात कहता हूँ, कई सारे साथी को हटाएंगे जब तुम इसकी चर्चा करोगे, अरे नहीं क्या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तो आंधी में उड़ जाएगी, क्या फर्क पड़ता है भारतीय का, ये वो इस तरह की बात करेंगे। तो मैं ये बात हमेशा पूछता हूँ, जहां भी जाता हूँ आप लोगों से भी पूछता हूँ कि बताओ भाई सरकार बनाने के लिए कितना % वोट चाहिए? भाई सरकार बनाने के लिए कितना % वोट चाहिए? तो अलग अलग लोग मुझे बताते हैं, अलग अलग लोग बताते हैं। कोई कहता है 30% वोट चाहिए, कोई कहता है डॉक्टर साहब 35% वोट चाहिए, कोई कहता है 40% वोट चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ ये सब गलत है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास, मतलब कांग्रेस के पास अगर 28% वोट है, 28% वोट है, क्या सरकार बनी? नहीं बनी, विपक्ष में बैठा है। आज बीजेपी के पास में 36.3% वोट है, क्या सरकार बनी? नहीं बनी, क्योंकि दुष्यंत करो दोनों मिलकर सरकार बना रहे हैं, अकेली बीजेपी की सरकार नहीं है। अरे 28% में भी सरकार नहीं बनी, 36% में भी सरकार नहीं बनी। लेकिन क्यों नहीं बनी? हमसे लोग मिलते हैं, कोई ढंग का कांग्रेसी कोई मिल जाए तो उससे बात करना, अचकच्चू से नहीं, ऐसा ढंग का कांग्रेसी होना चाहिए कोई जिसको पता हो, वो तुम्हें हमारा दर्द बताएगा। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब अगर 2019 के चुनाव में कांग्रेस को 2.5% वोट और मिल जाती तो हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बन जाते, मात्र 2.5%। और बीजेपी के लोग मिलते हैं और बीजेपी वाले भी यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब अगर 2019 में हमें 2.5% पड़ जाता तो हमें दुष्यंत की जरूरत नहीं पड़ती।
सकती, हम अपना अकेला मुख्यमंत्री बना देते। इसका मतलब 2.5 से 28% से सरकार नहीं बनी, 36% से सरकार नहीं बनी। सरकार कितने से नहीं बनी? 2.5% से नहीं बनी। तो इसका मतलब सरकार कौन बनाता है? जिसके पास 2.5% वोट होती है वो सरकार बनाता है। तुम थोड़ी लड़ाई तो लो। अगर तुम अपने आप को कमजोर समझते हो, ज्यादा वोट नहीं ले सकते, तो एक 5% वोट तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को दे दो। उस 5% वोट में पक्का हम सरकार नहीं बना पाएंगे, लेकिन इतनी ताकत जरूर पैदा करेंगे कि इस हरियाणा के अंदर हमारे बगैर कोई सरकार नहीं जाएगा, हमारे बगैर कोई सरकार नहीं जाएगा। 5% वोट के पीछे ये लोग अपने घुटने टेक देते हैं, ये लोग नाक रगड़ देते हैं। 5% वोट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को दे देना और मुझे आपको कहीं भी छुपा देना। बीजेपी कांग्रेस वाले ढूंढ लेंगे कि डॉक्टर साहब आप तो मुख्यमंत्री बनाएंगे और आप सरकार चलाएंगे। 5% वोट में बहुत ताकत है। थोड़ी वोटों से मुख्यमंत्री बनता है, थोड़ी वोटों से मुख्यमंत्री बनता है। अरे आज हुड्डा के पास 28% वोट है और 31 एमएलए, अब 30 है क्योंकि कुलदीप बिश्नोई भाग गया, बीजेपी में चला गया। 31 एमएलए, 28% वोट, और दुष्यंत के पास है 14% वोट और 10 एमएलए। कौन ताकतवर है? घोड़ेवाला। बिहार चले जाओ, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी लालू प्रसाद यादव की 79 एमएलए, दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी 77 एमएलए और नीतीश के पास मात्र 45 एमएलए हैं। लेकिन मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब बीजेपी के साथ था तो भी खुद मुख्यमंत्री था और जब आज लालू के साथ है तो भी खुद मुख्यमंत्री है। ना 79 वाला मुख्यमंत्री है, ना 77 वाला मुख्यमंत्री है, 45 वाला मुख्यमंत्री है। और यहाँ हरियाणा में अगर आपका ये दुष्यंत चौटाला का बाप जेल में नहीं होता तो ये डिप्टी सीएम नहीं होता, ये इस हरियाणा का मुख्यमंत्री भी हो सकता था। तो आप 5% वोट दे दो, हरियाणा का मुख्यमंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का होगा। तुम्हारी तकदीर लिखने का काम तुम्हारी तकदीर लिखने का काम करेंगे। और गरीब ज्यादा हैं, जब गरीब अपनी पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो फिर पूरे इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राजस्थान भी आपका होगा और पंजाब और दिल्ली भी आपकी होगी और आने वाले समय के अंदर आज मुख्यमंत्री की लड़ाई है, कल को प्रधानमंत्री की लड़ाई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लड़ेगी। तो इसलिए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के साथ अपनी बात कहकर के फिर अपनी बात को विराम करूंगा। मान लीजिए यहाँ पे आनंद प्रकाश जांगड़ा जी बैठे हैं, मैं आनंद जी से 100 रुपए मांगू कि बाबू जी मुझे 100 रुपए दे दो और 6 महीने के बाद मैं ये 100 रुपए लौटा दूंगा, और आनंद जी मुझे 100 रुपए दे देते हैं और मैं 1 साल तक नजर ही ना आऊं, 6 महीने का नाम लेके 100 रुपए लूं और 1 साल तक नजर ही ना आऊं और 1 साल के बाद आऊं और आकर के फिर 100 रुपए मांगू, तो क्या आनंद जी मुझे 100 रुपए देंगे? नहीं देंगे। और यूं कहेंगे इस डॉक्टर को मत देना भाई, ये बेईमान है, 6 महीने का नाम लेके गया था, 6 महीने तो 1 साल तक नजर नहीं आया, अरे बात के इधर पैसे मांगा। अरे 100 रुपए की जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो ना लौटाने से जब 100 रुपए नहीं मिलते तो कितनी बार तुम्हारी कीमती वोट, कितनी बार तुम्हारी कीमती वोट ये कांग्रेस बीजेपी और चौटाला ले गए। क्या ये दोबारा तुम्हारी वोट के अधिकारी हैं? अरे जब 100 रुपए ना लौटाने पे 100 रुपए नहीं मिलते तो उस कीमती वोट को कितनी बार लेकर के चले गए और एक भी वादा पूरा नहीं किया। तुम हर पार्टी के राज में ऐसे कैसे रह जाते हो? तो क्या वो पार्टी दोबारा तुम्हारी वोट देने के अधिकारी है? नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी तुम्हारी वोट के अधिकारी है, तो तुम्हारी अपनी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। हाथ खड़ा करके बताओ है कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अब मैं उस बात पे आता हूँ जो आनंद जी ने रखी थी। भाई ऐसा है, ये तो मेरे कार्यकर्ताओं का, आनंद जी हमारे बाबू जी हैं, बुजुर्ग हैं, इधर से संत कुमार बाबू जी, जिनका बाबू जी राष्ट्रपाल, जिनका 10 साल से आशीर्वाद हमारे सर पे है। बस इन्हीं के भरोसे और विश्वास पे मैं काम करता हूं, नहीं तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं। मैं अपने जीवन में चाहे तो हमारे माँ बाप हो, चाहे आप जैसे बुजुर्ग जो कई सालों से जिनका आशीर्वाद मेरे सर पे, अगर काम करूंगा तो ईमानदारी से करूंगा, काम करूंगा तो मेहनत से करूंगा, किसी की गली नहीं बिछाऊंगा, किसी का गुलाम नहीं बनूंगा, किसी अमीर पार्टी के अमीर नेता की जय नहीं बोलूंगा। जितने पसीने बहाऊंगा वो आप लोगों के लिए बहाऊंगा। इस विश्वास से हम काम करेंगे। जिस दिन ये विश्वास डगमगाएगा, जिस दिन ये विश्वास डगमगाएगा, जिस दिन इतनी हिम्मत मेरे घुटनों में नहीं बचेगी, जिस दिन मेरा दिल ये कह देगा कि डॉक्टर महेश अब तेरी बातों का असर नहीं आ रहा है, छोड़ दे तो काम करना, तो इस परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अनुकंपा से मेरी जिंदगी बहुत आसान है। ये तो मैंने जानबूझ करके कठिन बना रखी है, ये तो मैंने जानबूझ करके कठिन बना रखी है कि एक पाव कहीं रहता है, एक पाव कहीं रहता है। ये तो मैंने जानबूझ करके कठिन बना रखी है कि सुबह निकलता हूं तो रात को तेल का जुगाड़ करके सोता हूं, फिर गाड़ी में तेल डलवाता हूं, फिर सिरसा जाता हूं यमुना पंचकुला।
यमुनानगर पंचकुला जाता हूँ। ये तो जानबूझ करके हमने गठित बना रखा। लेकिन जिस दिन लगेगा कि तेरी बातों का असर नहीं आ रहा, तो यकीन मानना बेईमानी नहीं करेंगे, इस काम को छोड़ देंगे, अपनी नौकरी कर लेंगे, अपनी आसान जिंदगी जीने की कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये तो मेरे बुजुर्ग बाबूजियों में, मेरे नौजवानों का आशीर्वाद रहता है। जो सर्विसमैन लोग भी, भाई रामदेव लिसान से आए हैं, दहीना से चलकर, ये तो नौकरी पैसे आदमी। ये नवीन जी आए हैं उस्मानपुर से, भाई राधे श्याम, ये पोहका से रामविलास चल के आए। कहाँ है पोहका भाई? और लोग ये तमाम लोग, ये इनके दम पे ये सारा काम चल रहा है। तो मैं आप लोगों को ये भरोसा दिलाता हूं कि आनंद जी ने कहा कि डॉक्टर महेश अब की बार बावड़ से चुनाव लड़ेंगे। ये तो निश्चित है कि अब की बार हम सरकार में जरूर जाएंगे, लेकिन ये तो इनकी भावना है। अब कोटली वाले सोच रहे होंगे भाई डॉक्टर साहब बावड़ से लड़ेंगे तो कोटली से कौन लड़ेगा? तो ऐसा अभी कुछ नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर 90 के 90 10 की 10 लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे। और मेरे लिए तो बड़ी दिक्कत रहती है। अब मैंने कोटली का चुनाव लड़ लिया 2014 में। अब की बार ये जरूर निश्चित है कि मैं रोहतक लोकसभा जरूर लड़ूंगा, ये डिक्लेयर है। अब रोहतक लोकसभा लड़ूंगा तो मैं कोटली तो जरूर आएगी, लेकिन बावड़ तो नहीं आएगी। अब लोकसभा रोहतक लड़ू, अब मैं बावड़ विधानसभा लड़ू, भाई भजन लाल तो हमने की ताकत भी लड़ ले, लेकिन भजन लाल जीत के लिए लड़ता था। डॉक्टर महेश को मैं उस दिन भी कहता था हमें लड़ना है, हार जीत की परवाह नहीं करते, क्योंकि भाई हमारी तो क्वालिफिकेशन ही नहीं है। जब क्वालिफिकेशन नहीं है और फिर पार्टी चला रहे हैं और इतनी मजबूती से चला रहे हैं, तो किसी चीज का डर नहीं है। अगर बावड़ क्षेत्र के लोग कहेंगे तो दुकान बंद कर देंगे कांग्रेस और बीजेपी की, अपनी बात बावड़ की सीट निकाल कर देंगे। क्योंकि बावड़ को मैंने धोखा किया बाबूजी, और मैंने जाकर के कहा भाई बनवारी को जिताओगे, प्रधान बैठे हैं बावड़ को के ब्राह्मण जांगीर ब्राह्मण महासभा के, अगर हमारे महेश जी बैठे हैं, इनका आशीर्वाद प्राप्त है हमें। अगर बनवारी को जिताओगे तो बनवारी कहां मिलेगा? रामपुरा में, रामपुरा हाउस में मिलेगा। जैसे एक आपका जो खिलाड़ी होता है ऑस्ट्रेलिया से मेडल लेके आता है, जब ऑस्ट्रेलिया में मेडल जीतता है तो क्या वो ऑस्ट्रेलिया में ही रह जाता है? इंडिया में आता है कि नहीं आता है? तो ऑस्ट्रेलिया में मेडल जीतता है और वो अपनी असली जगह पे आता है इंडिया में। तो जब बनवारी एमएलए बनेगा तो बावड़ में रहेगा तो अपनी असली जगह जाएगा। यानी जीत तो दर्ज बावड़ से करेगा, लेकिन जाएगा कहां? जिनका आशीर्वाद प्राप्त है, रामपुरा में जाएगा, तुम्हारे बीच में। इसी तरह एमएल रंगा जब चुनाव लड़ेगा और अगर वो जीतेगा तो जीतेगा तो बावड़ से, जैसे वो मेडल ऑस्ट्रेलिया से जीतता है कोई खिलाड़ी, तो वो जीतेगा तो बावड़ से, लेकिन जाएगा कहां? या तो हुड्डा साहब के पास जाएगा या कैप्टन साहब के पास आएगा, बड़े दरबार में हाजिरी लगाएगा। तो इसलिए जब बीजेपी, कांग्रेस और फलाना ढिकड़ा के जब आदमी लड़ेंगे तो तुम्हारे नहीं होंगे, तुम्हारे दम पे जीत जरूर हासिल करेंगे, लेकिन अपने आकाओं की गोदी में जाएंगे। लेकिन जब डॉक्टर महेश वहां से जीत दर्ज करेगा तो उसका तो कोई आका है ही नहीं। अगर है तो आप लोग उसके आका है, तो तुम्हारे घरों में बैठ करके सेवा करने का काम चाहे तो डॉक्टर महेश लड़े और जी बावड़ से कोई मुझसे शानदार प्रत्याशी आप देंगे, महेश बाबूजी और आनंद जी और हमारे सारे सम्मानित साथी देंगे, तो भाई डॉक्टर महेश तो फिर 90 की 90 विधानसभा लगाने का भी काम करेगा। वो तो कहीं तो जाकर के अपने यमुनानगर के कैंडिडेट के लिए प्रचार करेगा। बहुत सारी मैनेजमेंट होती है, बहुत सारे चीजें होती है। तो मैं तो ज्यादा से ज्यादा एमएलए लगाने के लिए ये पार्टी हमने बनाई है, ताकि जितने एमएलए सरकार बनाने के लिए चाहिए उतने एमएलए हम बनाएंगे। तो हमें तो आप अगर फ्री करोगे तो हम ज्यादा एमएलए जिता करके देंगे, और अगर आप कहोगे कि नहीं नहीं, अब देखो कितना ये बैठे जांगड़ा साहब, मेवात के लोग क्या कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब नूह से लड़ना, आपको नूह से पक्का जिता के भेजेंगे। कहां से लड़े भाई? तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये भावनाएं हैं, मेवात के लोगों की भी भावना है, बावड़ के लोगों की भी भावनाएं हैं और कोसले के लोगों की भी भावना है। और मैं आदेश करूंगे तो इलेक्शन कमीशन तो 5-5, 10-10 विधानसभा रखने का भी देता है, कोई बात नहीं। तो इसलिए ये तो बाबूजी ऐसी बात है, अभी कोई ऐसा निर्धारित नहीं है हम कहां से लड़ेंगे, लेकिन रोहतक लोकसभा जरूर लड़ेंगे। कोटली वाले साथियों के लिए ये अपना जाकर के प्रचार है। तो इसलिए तमाम बातें मैंने आप लोगों को समझाई है, इन बातों का आप लोगों ने प्रचार प्रसार करना है। और अब अंत में जिस काम के लिए आज मीटिंग बुलाई थी, ये तो जरूरी होता है कि आप लोगों को ये तमाम चीजें पता हो, जानकारी हो। तो संगठन को आज डिसॉल्व किया जाता है। अब जिला अध्यक्ष कोई नहीं है, जिला उपाध्यक्ष को संगठन का डिसॉल्व किया जाएगा। संगठन के मालिक हैं
तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो भी आप लोगों ने अपने तमाम टीम से सलाह मशवरा किया है उसके अकॉर्डिंग जो आप लोगों ने संगठन बनाया है तो संगठन के वो पदाधिकारी आप घोषित करें। और मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि जिनको यहाँ से घोषणा होगी वो तो ठीक है, वो तो उनकी तो निष्ठा और ईमानदारी चाहिए। और सिर्फ निष्ठा और ईमानदारी नहीं, निष्ठा और ईमानदारी तो सबकी है जो यहाँ चलकर का इतनी गर्मी में अपना काम धंधा छोड़ करके, लेकिन किसी के पास समय नहीं है इसलिए उसको पदाधिकारी नहीं बनाया, क्योंकि इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। तो बहुत सारी चीजों का कैलकुलेशन करके ये पदाधिकारी यहाँ से अनाउंस किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई साथी बैठा है कहता है डॉक्टर साहब ये तो बना दिए, हमें क्यों छोड़ दिया, हम भी पदाधिकारी बन के काम करेंगे, तो उनका और भी ज्यादा स्वागत है। तो वॉलंटरली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत करने के लिए आप संगठन के अंदर हिस्सेदारी लें, क्योंकि संगठन के बगैर बात नहीं बनती। अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ और ये जरूर आप लोगों से सहमति चाहूंगा कि भाई जब दो चार आदमी इतना बड़ा ये संगठन खड़ा कर सकते हैं तो आप सब लोग भी अगर उतने ही डॉक्टर महेश बन के अगर आप काम करेंगे, प्रीतम जांगड़ा बन के अगर आप काम करेंगे, अगर आप भी उसी ऊर्जा और एनर्जी से आप लगेंगे तो निश्चित तौर से जो हमने यहाँ पर वादे और इरादे किए हैं उन वादों और इरादों को पूरा करने का काम करेंगे। तो पुनः आप सब लोग चल करके आए, आप सबको मैं सर झुका करके प्रणाम करता हूँ। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, राम राम। आदरणीय प्रतिनिधि, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। कई साथियों समय बहुत हो गया है कि आप जो बात रखी है सब सहमत हैं इस बात से। आप चाहते हो हरियाणा प्रदेश में आप गरीबों की सरकार बने, चाहते हो? हाथ खड़ा करके बताओ चाहते हैं। चाहते हैं तो भाई आप लोगों ने भी काम करना पड़ेगा, आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि भाई हम अपने क्षेत्र के अंदर आज से काम करेंगे। और काम कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। सबसे पहले तो हर आदमी जो आज यहाँ साथी आए हैं वो आज से अपने रिश्तेदारों से कहना शुरू कर दे कि भाई नई पार्टी बनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। जब भी जैसे फोन तो होता है रिश्तेदारी में किसी मामा के साथ आते हैं फलाना से, तो आप लोगों ने चर्चा करनी है कि भाई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनानी है होगा, क्योंकि गरीब कमेरों की सरकार बनेगी जब हमने कुछ मिलेगा, नहीं तो भाई ऐसे ही चल जाएंगे मजदूर बने, हमारे को बालक पढ़ भी नहीं पाएंगे आगे। ऐसी हालात पैदा करती जा रही है सरकारें और ये सारे देश को बेचने का काम कर रही है। तो भाई हम लोगों ने जागृत होना, गरीब लोगों ने। तो ये चर्चा आपने आज से करनी है, आप अपने रिश्तेदारों करोगे, फोन पे बात करोगे नहीं, ये बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये चर्चा आपने शुरू कर दी, क्योंकि ये गरीबों की पार्टी है, हमने पहली बात करी कि ये गरीबों का काम करेगी, गरीबों की पार्टी है। हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास विचार है, धन नहीं है हमारे पास। और ये जो खबर और ये मीडिया जो होती है सब धन से होती है, तो आपकी तो खबर चलेगी नहीं। लेकिन हमारी खबर आप लोग बनेंगे, आप लोग बनेंगे और घर घर में प्रचार करेंगे कि हरियाणा प्रदेश में 2024 में सरकार बनेगी तो वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बनेगी। कितनी भी बैठो की बनेगी, कितना आगे नहीं कहेंगे तो भाई देख लेना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनेगी 2024 में। जिस बैठो यही बात कहना, घबराहट चर्चा चालू हो जाएगी बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे अरविंद यादव जी हमारे सामने आएंगे। अरविंद जांगिर जी जो हमारे पीछे समय के अंदर हमारे जिला के अध्यक्ष रहे थे, इन्होंने बड़ी मेहनत करी और इनकी मेहनत रंगा रही है, इसलिए इनको हम अब जिम्मेदारी और बांटेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी बांटनी पड़ेगी, एक आदमी से काम नहीं चलता। तो इसी कड़ी के अंदर आज इनको हम जिला रेवाड़ी का शहरी अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। अरविंद जांगिर। भाई साथियों, अरविंद जी पहले जिला के अध्यक्ष थे, ये भी आप अब हमारे शहर के जिला अध्यक्ष होंगे यहाँ रेवाड़ी जिला। तो आप इनका साथ देंगे? भाई साथियों बताओ साथ देंगे ना? एक अरविंद जी काम नहीं करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब इनसे कांटेक्ट करेंगे, शहर के अंदर ये घूमेंगे। और इसी कड़ी के अंदर हमारे पहले जिला के उपाध्यक्ष रहे
शिव दैया जी वो आए हैं, तो आगे आए शिव दैया जी। ये हमारे जिला के उपाध्यक्ष थे। अब इन्होंने बड़ी मेहनत करी, इन्होंने बड़े कार्यक्रम करवाए, तो इनके लिए हम इनको जिलाध्यक्ष नियुक्त करते हैं। रेवाड़ी का जिलाध्यक्ष हमारे शिव दैया जी होंगे। इसी कड़ी के अंदर हमें जिला के उपाध्यक्ष, पहले हमारे जिला के महासचिव थे हीरालाल प्रजापति जी आए, जो जिला के महासचिव थे। पहले इन्होंने काम किया है, इन्होंने अपनी समाज के अंदर जाने का काम किया, इसीलिए इनको हम और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस कड़ी के अंदर हम इसको जिला के उपाध्यक्ष नियुक्त करते हैं। जिला का उपाध्यक्ष हमारे हीरालाल प्रजापति जिला के उपाध्यक्ष रहेंगे। इनका साथ देंगे आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। रामविलास बोका जी आएगा, ये कोसली हल्का से हैं। इनको भी हम जिला का उपाध्यक्ष नियुक्त करते हैं। ये कोसली विधानसभा है, इनको कोसली विधानसभा में काम करेंगे। ये हमारे रेवाड़ी बावल में काम करेंगे। ऐसे हम सबको बात करते हैं। रामविलास इसी कड़ी के अंदर हम जिला का प्रभारी नियुक्त करेंगे। हमारे रणजीत जी आए, बड़े मेहनती कर्मठ हैं और ये पूरे जिला के अंदर घूमने वाले लोग हैं। गाड़ी है इनके पास और ये इन्होंने कह दिया कि हम दिन रात मेहनत करके पूरे जिला रेवाड़ी को सबसे आगे ले जाने का काम करेंगे। तो हम उनका जिला का प्रभारी नियुक्त करते हैं रणजीत सिंह। इनको आपके साथ इसी कड़ी के अंदर हमारे कैशियर रहे आजाद रोहिला जी आए, जिला के कैशियर हैं। ये हमेशा से हमारे कैशियर रहे, धनी की कमी नहीं होने देते, पैसे पूरी पेंशन लगा देते हैं। तो हमारे कैशियर यही रहेंगे, क्योंकि पैसों की तो कमी होने नहीं देते आजाद रोहिला जी। तो हमारे जिला का कैशियर आजाद रोहिला जी रहेंगे। हमारे कैशियर साहब ने मुझसे कल कहा था यार वो अकाउंट में पैसे नहीं है, कभी नहीं होने देंगे। नहीं ये बोला अच्छा पेंशन आ चुकी है, अब पता कितने अकाउंट है तुम्हारे, पता कैसे तो भाई आजाद रोहिला जी, एक बात और मैं बता रहा हूँ। हमारी पार्टी का अभी हमारी पार्टी का अकाउंट नया खुल रहा है, क्योंकि ये पार्टी का अकाउंट ऐसे नहीं खुलता है। बड़े निर्वाचन आयोग से कागज पत्र चलते चलते 1.5 साल हो गई, अभी नया अकाउंट खुला है और कल उसके QR कोड आ जाएगा। तो हमारे जो सदस्य भी बनेंगे वो 50 रुपए के जो सदस्य होंगे, आप एक क्लिक करेंगे आप सदस्य बन जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे आदमी और हमारे बड़े साथी हैं, उन्होंने बोल रखा भाई हमारा पैसा सबसे पहले जमा होना चाहिए, सबसे पहला नाम आना चाहिए। तो कल शायद ओपनिंग हो जाएगी, तो हम साथियों को बता देंगे। उसी कड़ी के अंदर हमारे आजाद रोहिला जी कह रहे हैं कि भाई मेरा भी 21 रुपया सबसे पहले उस खाते में जमा होना चाहिए। इनके लिए जोरदार तालियों से महेश जी ने सबसे पहले बोल रखा है कि भाई जब भी आपका खाता खुले तो सबसे पहले एंट्री मेरी हो। तो भाई 21